नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का तृप्ति एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में कल हमने कुछ पढ़ा था। जैसे आज हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हेरोडोटस ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 था प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 था आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 था ऐतिहासिक काल। फिर इसमें आगे देखा था हमको पुरातात्विक एविडेंस तीनों में मिलते थे। लिखित एविडेंस एक में मिला था ही नहीं, एक में मिला तो पढ़ा नहीं गया, दूसरे में मिला तो विधिवत रूप से पढ़ा जा सका है। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। इतिहास इतिहास के जनक हेरोडोटस ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 था प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 2 था आद्य ऐतिहासिक, तीसरा था ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल इसमें देखा हमने यहाँ पे पुरातात्विक का मतलब सबको पता है। जैसे मानव कंकाल हो गया, मानव द्वारा यूज करी हुई वस्तुएं हो गई, नर कंकाल, मानव कंकाल, पशु कंकाल, कुछ भी हो गया, ये सब पुरातात्विक एविडेंस क्या मतलब पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये हमको तीनों जगह मिले, पुरातात्विक ये हमको तीनों जगह पे मिले पुरातात्विक। तो अब ये जब मिले हैं तो इनका कहीं ना कहीं इनका रखरखाव भी होता होगा। तो विश्व स्तर पे कहाँ पे रखे जाते हैं? वहाँ सबसे बड़ा संग्रहालय है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन यह विश्व पुरातात्विक संग्रहालय, विश्व पुरातात्विक संग्रहालय ये कहाँ है? डेनमार्क में। विश्व पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन संग्रहालय, ये कहाँ है? डेनमार्क में। तो भारत में कहाँ है? भारत में है भोपाल में। मानव संग्रहालय, इसका पुराना नाम मानव संग्रहालय। फिर इंदिरा गांधी की सरकार में इसका नया नाम बदल के कर दिया गया इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल में। भोपाल में है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो पुरातात्विक एविडेंस हमको यहाँ पे भी मिले, आद्य ऐतिहासिक काल में भी मिले, ऐतिहासिक काल में भी मिले। फिर एक आए इतिहासकार जॉन ब्रूस। इन्होंने कहा हम इतिहास को ऐसे बांटेंगे जैसे यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिला है तो ये हम रख देंगे प्राग ऐतिहासिक काल में। यहाँ पे लिखित है ही नहीं। लिखित साक्ष्य ही नहीं है। यहाँ पे लिखित है तो पढ़ा नहीं गया है।
यहाँ पे लिखित है ही नहीं, यहाँ पे है तो पढ़ा नहीं जा सका है, और यहाँ पे है स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पे लिखित है ही नहीं, यहाँ पे है तो पढ़ा नहीं जा सकता, यहाँ पे है और स्पष्ट रूप से पढ़ा भी जा सकता है। ये थ्योरी किसने दी? जॉन ब्रूस ने। जॉन ब्रूस एक इतिहासकार थे, उन्होंने दी। जॉन ब्रूस कौन थे? ये थे पुरातात्विक। क्वेश्चन में आ जाता है जॉन ब्रूस किस लिए फेमस थे? जॉन ब्रूस किस लिए फेमस थे? बहुत से बच्चे गलत कराते हैं। वहाँ पे दिया होता है पुरातात्विक, भूगर्भिक, और दोनों दिए होते हैं, तो बच्चे क्या लगा देते हैं? पुरातात्विक पर, जबकि फेमस काहे के लिए थे? भूगर्भिक के लिए। यानी जॉन ब्रूस एक पुरातात्विक एविडेंस हमको कहाँ मिलते हैं? भूगर्भ, यानी धरती के अंदर, कोई बाहर तो बड़े नहीं होते। तो जो पुरातात्विक एविडेंस का पता लगाएगा वो जाहिर सी बात है भूगर्भ वैज्ञानिक उसमें माहिर होगा, भूगर्भ वैज्ञानिक होगा। तो जॉन ब्रूस काहे के लिए फेमस थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक। भूगर्भ वैज्ञानिक, हाँ, अगर भूगर्भ वैज्ञानिक ना हो, खाली पुरातात्विक दिया हो, तो हम पुरातात्विक पे लगा सकते हैं कि जॉन ब्रूस किस लिए फेमस थे? पुरातात्विक। लेकिन अगर जब दोनों दिए हो तो किस लिए फेमस थे? भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए। तो विश्व के लिए तो ये हो गए जॉन ब्रूस। तो भारत के लिए कौन होंगे? तो भारत के लिए कौन थे? कनिंघम। कनिंघम को पहला पुरातात्विक कहा जाता है। भारत का पहला पुरातात्विक कौन था? कनिंघम। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे आता है हमारा पाषाण काल। स्टोन एज। यहाँ पे आता है सिंधु हड़प्पा। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे लिखा है, पढ़ाई नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता है आपकी, दोनों इसी में आती है आदि ऐतिहासिक काल में। यहाँ पे क्या आता है? प्राचीन काल, मध्यकाल, और आधुनिक काल। आधुनिक काल या समकालीन काल, ये सब आता है आपका इसमें ऐतिहासिक काल में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ पे आपने पढ़ा था पाषाण काल। पाषाण काल के कुछ स्टेप आपने पढ़े थे, तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। पाषाण काल। हाँ, ये जो लिखित आधार पे बांटा, इसके बाद एक इतिहासकार आए, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ये क्या कहने लगे? इन्होंने कहा कि इतिहास को हम लिखित साक्ष्य के आधार पर नहीं बांटेंगे कि यहाँ मिला है तो पढ़ा नहीं गया है, और यहाँ पे मिला है तो पढ़ा जा सका, इस साक्ष्य पे नहीं बांटेंगे। हम कैसे बांटेंगे? उसको बांटेंगे कि उस पीरियड में हमको कौन सी धातु मिली, उन धातुओं के आधार पर, मिली हुई धातुओं के आधार पर हम इतिहास को बांटेंगे। तो इन्होंने इतिहास को मिली हुई धातुओं के आधार पर बांट दिया। ये आपका है प्राग ऐतिहासिक का, ये अवधि
और ये है ऐतिहासिक। अब यहाँ पे हमको मिला है पत्थर, यहाँ पे कांसा, तांबा भी हमको यहाँ मिला है। तांबा भी हमको इसी के बाद में मिला है तांबा, लेकिन इसी पीरियड में मिला है। यहाँ पे कांसा मिला है, यहाँ पे लोहा मिला है, लोहा। तो क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने क्या किया, इसको कह दिया पाषाण काल। स्टोन एज, स्टोन एज। और इसको क्या है, कांस्य युग। इसको लौह युग। यानी कि पेपर में आपसे पूछ ले किस वैज्ञानिक ने इतिहास को त्रियुगीन, इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किया, तो वो कौन से थे, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने। इन्होंने मिली हुई धातुओं के आधार पर इतिहास का त्रियुगीन विभाजन कर दिया, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने। फिर हम कल क्या पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे पाषाण काल। तो इसी के आगे से हम पढ़ेंगे पाषाण काल। स्टोन एज, इसको हमने 3 भाग में बांटा था। नंबर 1 था पूरा पाषाण काल, नंबर 1 था पूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नव पाषाण काल। इसी के आगे मिला हमको चौथे नंबर पे ताम्र पाषाण काल। 4 भागों में बांटा इसको, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, आग की खोज। आग की खोज। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, आग की खोज इसमें हुई, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ उत्पत्ति हुई। ये सब काम कहाँ हुए आपके, पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ आपका, अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का जो कार्यक्रम है यानी कि अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार की व्यवस्था कहाँ से चालू हुई आपकी, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण यानी कि क्वेश्चन में पूछ ले किस काल से अंतिम संस्कार की व्यवस्था चालू हुई, तो कहाँ से चालू हुई, मध्य पाषाण काल से। अंतिम संस्कार और छोटे हथियार। माइक्रोलीफ, माइक्रो मतलब छोटा, लीफ माने पत्थर, माइक्रोलीफ छोटे हथियार। छोटे हथियार का मतलब है यहाँ पे बड़े बड़े हथियार यूज होते थे, बड़े बड़े मतलब बड़े पत्थर यूज होते थे। कोई बड़ा पत्थर उठाया और किसी जानवर को उठा के फेंक मार दिया, वो उठाने में भी थोड़ा दिक्कत होती थी। और तो जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो उनको काट छाट के थोड़ा छोटा किया। तो यहाँ पे कौन से मध्यकाल में आते आते उन्होंने उन बड़े हथियारों का छोटा छोटा हथियार बना लिया, इनको उठाने में थोड़ा सरलता रहे, इसलिए इसको कहते हैं माइक्रोलीथ। छोटे हथियारों का मतलब काल, माइक्रोलीथ।
और यहाँ पे पशुपालन के पहले साक्ष्य भी यहाँ से हमको मिलते हैं। पशुपालन, पशुपालन ये कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़। आदमगढ़ से कहाँ मिले हैं? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। ये पशुपालन हमारा सुव्यवस्थित रूप से पशुपालन कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ, नवपाषाण काल में। सुव्यवस्थित रूप से पशुपालन कहाँ हुआ? नवपाषाण काल में। लेकिन पशुपालन की शुरुआत देखी कहाँ से जा सकी है? वो है मध्यपाषाण काल में। यहाँ से हमारी पशुपालन की शुरुआत हो गई थी मध्यपाषाण काल में। और फिर नवपाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी? कृषि। आवास, पशुपालन तो हो ही गया, कृषि, आवास, पशुपालन। इसमें क्या है? इसमें तांबे की खोज। अब हमारे थे थोड़ा कृषि पे। सबसे इम्पोर्टेंट है कृषि। कृषि, कृषि का पहला जो साक्ष्य है ये मिला हमको ईरान में। ईरान में क्या मिला? जौ के साक्ष्य। जौ ये कहाँ मिला? ईरान में। ईरान में जौ के साक्ष्य मिले। और सुव्यवस्थित रूप से कहाँ से कृषि मिली? वो मिली आपको मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ ये कहाँ है? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में। यहाँ पे कौन सी खेती मिली हमको? गेहूं की। सुव्यवस्थित रूप से हमको कहाँ से कृषि चालू मिली? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में सुव्यवस्थित रूप से कृषि का विकास हुआ। फिर एक जगह है आपकी यूपी में, कोलडीहुआ। यहाँ पे क्या मिला? चावल के साथ। ये कहाँ है? यूपी में, कोलडीहुआ। ये सारी खोजें हो ही चुकी थी कि एक नई खोज हो गई, उसका नाम है लोहरा देव। इसमें चावल, लोहरा देव, कोलडीहुआ एक ही जगह पे, मतलब यूपी में ही है, एक ही जगह पे। यहाँ पे क्या उत्पादन हुआ? चावल। और ये खेती आपकी कब चालू हुई थी? 7000 साल पहले। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, के का मतलब 1000, 7000 साल पहले, 7000 ईसा पूर्व पहले हुई थी। लेकिन ये जो नया नवीनतम साक्ष्य मिले ये हमको यूपी में लोहरा देव में, ये कब हुआ? 8000 ईसा पूर्व के, 8000 बीसी पहले, 8000 ईसा पूर्व से। तो जब एक खोज हुई तो ऊपर पढ़ी गई सारी बातें हुई गलत हमारी। यानी कि अब हमारे क्वेश्चन में जो पूछेगा कि भारत में
न्यूनतम खोज के आधार पर सबसे पुरानी खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हम क्या आंसर लगाएंगे, लोहरादेव। वैसे नॉर्मली तो मेहरगढ़ लगाते हैं, लेकिन अब जो न्यूनतम साक्ष्य के आधार पर कौन सी खेती, कौन सा पुरानी जगह है, वो है लोहरादेव। अगर दोनों हमको ऑप्शन में मिलते हैं मेहरगढ़ और लोहरादेव, तो हम मेहरगढ़ नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, लोहरादेव। यानी कि सबसे पुरातनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लोहरादेव में। कौन सी खेती यहाँ पे करी गई थी, चावल की खेती। यहाँ पे कौन सी खेती हुई, गेहूं की खेती। अब जब मानव ने कृषि किया, तो कृषि किया जब फसल, यहाँ पे आवास बनाना पड़ा। फिर जब फसल हुई तो उसको रख रखाव के लिए उसने बर्तन बनाया। बर्तन में सबसे खास क्या था, मृदभांड। मृदभांड मनका इसको बोलते हैं, मनका या घड़ा, मृदभांड। तो क्वेश्चन आता है नवपाषाण काल में मिले मृद भांडों पर इस रंग की चित्रकारी की गई है। नवपाषाण काल में मिले मृदभांडों पर किस रंग की चित्रकारी की गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गेरू वर्णीय। गेरू वर्णीय, गेरू वर्णीय चित्रकारी करी गई। गेरू वर्णीय मतलब वही जैसे मनका है, घड़ा है, इस पे जो चित्रकारी हुई है कैसे बना गया, इसे जो चित्रकारी हुई है, ये चित्रकारी काहे की है, गेरू, गेरू से बनाई गई। गेरू रंग होता है, गेरू, तो इसको क्या कहेंगे, गेरू वर्णीय, गेरू वर्णीय। और ये पूछता नवपाषाण काल में मिले मृदभांडों पर किस रंग की चित्रकारी सर्वाधिक मतलब पाई गई है, तो ये हो गया गेरू वर्णीय। कहाँ पे पाई गई, सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई गई, तो वो पाई गई हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर ये कहाँ आपका, हरियाणा पास। हस्तिनापुर सबसे ज्यादा कहाँ मिला है आपका साक्ष्य, मृदभांडों, गेरूवर्णीय मृदभांडों का साक्ष्य सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले, हस्तिनापुर में। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। सबसे ज्यादा मृदभांडों के साक्ष्य कहाँ पे मिले, हस्तिनापुर में, गेरूवर्णीय मृदभांड। फिर अगर उस क्वेश्चन पूछ ले आपसे, सर्वप्रथम पशु पालन के साक्ष्य कहाँ, यानी किस काल से मिले, किस काल से मिले हैं,
तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्यकाल। मध्यकाल, मध्यकाल क्यों? आप कहेंगे कि नवपाषाण काल में कुत्ता पाला गया है, यहाँ पे सबसे पहले मतलब चालू हुआ, तो मध्यकाल क्यों बताया? तो मध्यकाल इसलिए क्योंकि मध्यकाल अभी आपको बताया आदमगढ़ एक जगह है, वहाँ पे पशुओं के साक्ष्य मिले हैं मध्यकाल के, यानी कि कहीं ना कहीं पशुओं का पालना जो है मध्यकाल से चालू हो गया था, लेकिन सुव्यवस्थित रूप से जो चालू हुआ वो कब चालू हुआ? नवपाषाण काल में। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है सर्वप्रथम किस काल से चालू हुआ, तो क्या आप लगाएंगे? मध्यकाल। फिर सर्वप्रथम अगर यहीं पे आपसे पूछ ले सर्वप्रथम, यहीं पे लगाते हैं सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित तो कहाँ से? आपका नवपाषाण काल में। सेम यही चीज सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से आपके मिले? मध्यपाषाण काल में, लेकिन सुव्यवस्थित रूप से कहाँ से चालू हुए? वो चालू हुए आपके नवपाषाण काल में, मेहरगढ़ में आके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी मानव द्वारा बसाया कौन सा शहर इतिहास के तीनों काल खंडों में मिलता है? मानव द्वारा बसाया गया कौन सा शहर इतिहास के तीनों काल खंडों में मिलता है? तो शहर या बस्ती बोल लें इसको। बस्ती, तो वो कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसी मतलब मानव जीवन शैली थी, वो इतिहास के आपकी प्राग इतिहास काल में भी थी, प्राग फिर अवधि में भी थी और ऐतिहासिक काल में भी मिली। ऐतिहासिक काल में तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मानव की वह कौन सी बस्ती जो इतिहास सबसे लंबी चली, मानव की कौन सी मानव का कौन सा कालखंड सबसे लंबा कालखंड चला? वो था मेहरगढ़ का। क्यों सबसे लंबा चला? क्योंकि जो मेहरगढ़ था यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पे रहने के लिए आवास भी बन चुके थे। आवास भी बन चुके थे, आवास हो गए थे, पशुपालन भी होने लगा था। पशुपालन, और सबसे बड़ी बात ये थी सिंधु नदी के सिंधु घाटी में। और सुरक्षा के लिए कौन सा था? सुलेमान और किरथल पहाड़ियां। सुलेमान और किरथल पहाड़ियों के बीच में था, इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित था। पानी भी यहाँ पे थी सिंचाई उचाई के लिए, सिंधु घाटी नदी के मतलब घाटी में ही रहते थे। पानी तो कृषि भी हो रही थी, आवास भी हो रही थी। तो इतिहास के तीनों कालखंड में ये शहर चला, इसलिए सबसे लंबा चलने वाला कालखंड कौन सा है? मेहरगढ़ वाला।
ये पूछता है मानव, क्वेश्चन है आपका मानव द्वारा बनाई गई सबसे पहली चित्रकारी। चित्रकारी मानव द्वारा बनाई गई सबसे पहली चित्रकारी। ये कहाँ की? भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। कौन सी चित्रकारी है? गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी यानी कि गुफा में बनाए हुए चित्र हैं। देखिए चित्रकारी होती है 3 टाइप की। ये गुफा चित्रकारी, भित्ति चित्र, गुफा चित्रकारी, भित्ति चित्रकारी। एक होती है सह चित्रकारी। भित्ति चित्रकारी जो दीवारों में बनाई जाती है, और सह चित्रकारी पत्थरों पर। गुफा चित्रकारी गुफा में, तो जो भीमबेटका में पाई गई चित्रकारी कौन सी है आपकी? गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी की भित्ति चित्रकारी है, यानी कि गुफाओं की दीवारों में बनी। तो भीमबेटका में जो चित्रकारी है वो किस प्रकार की चित्रकारी है? तो कौन सी है? भित्ति चित्रकारी। भित्ति चित्रकारी यानी कि गुफाओं के दीवारों पे बनी, इसलिए कौन सी चित्र है? चित्रकारी है भित्ति चित्रकारी। फिर देखिए इसको पाषाण काल, इसको क्या कहते हैं? स्टोन एज। स्टोन एज। फिर आपका आता है मध्य पाषाण काल। इसको कहते हैं माइक्रोलीथ। माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े औजार उपयोग में लाए जाते थे, यहाँ पे उन औजारों को छोटा कर लिया गया। तो छोटे को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो, और लीथ का मतलब होता है पत्थर, यानी कि छोटे पत्थर। तो यहाँ पे छोटे औजार मतलब प्रयोग में लाए गए, इसलिए इनको कहते हैं माइक्रोलीथ। फिर आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को कहते हैं मेघालीथ। मेघालीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में हमको मिला था मृतकों का ढेर। मृतकों का ढेर, बहुत बड़ा मृतकों का ढेर मिला था। मृतकों का ढेर बहुत बड़ा था कि
क्योंकि मध्य पाषाण काल में आप सबको पता है कि अंत्येष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। तो जहाँ पे बस्ती रही होगी वहाँ पे बहुत ही मात्रा में मतलब अंतिम संस्कार किए गए हैं। तो उन संस्कार में नवपाषाण काल आते आते वहाँ पे एक ढेर नुमा बन गया। तो नवपाषाण काल में हमको मिला मृतकों का ढेर, यानी कि बहुत विशाल का मृतकों का ढेर मिला है। और विशाल विशाल को इंग्लिश में कहते हैं मेघा, और लीथ का मतलब होता है पत्थर, यानी कि मेघालीथ, इसलिए इसको नवपाषाण को कहते हैं मेघालीथ। फिर आपका आता है ताम्रपाषाण का, ताम्रपाषाण काल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिल्कोलीथ, चिल्कोलीथ। चिल्कोलीथ, ताम्रपाषाण को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्कोलीथ। ताम्रपाषाण काल ऐसा है जैसे कि कोई तांबे की राड ले ली, उस पर पत्थर का कोई भालानुमा बना के लगा दिया, तो उसको ले जाने में लाने में सब कहीं हल्का हो गया। इस और यहाँ पे तांबे की खोज हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण का, ताम्रपाषाण का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।